है ना। देखिए, एक तरफ ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि नेतन्याहू के पीछे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, यहां तक हम मान भी लें थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर मुझे एक काउंटर आर्गुमेंट पड़ेगा। नेतन्याहू का कोई शक नहीं है कि वो पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में है, 20 साल से ऑलमोस्ट हर प्रेसिडेंट को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हैं कि आप हमला कर दें ईरान पर। जब वेनेजुएला हो गया तो उन्होंने और ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि ये ईरान भी वेनेजुएला प्लस होगा तो हमला कर दें। नेतन्याहू को भी कोई सदर आज तक नहीं मिला जिसने एक साल के अंदर 2 दफा हमला कर दिया ईरान पर। ये तो बड़ी यूनिक ना, इसको तो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इजरायली प्राइम मिनिस्टर की बातों में आ गया है, तो ये भी इटसेल्फ बड़ा अफसोसनाक बात है कि अमेरिकन को सोचना चाहिए कि उनका प्रेसिडेंट आया ज़हनी तौर पर इतना इतना पिचोर नहीं है कि वो किसी की बातों में आ जाए, जिसके पास न्यूक्लियर बटन है पूरी दुनिया को तबाह करने के, जिस पर डिस्ट्रक्शन पावर इतनी ज्यादा है कि शायद आधी इंसानियत खत्म हो सकती है उस मिलिट्री माइट से। तो उसको इतना इररिस्पॉन्सिबल कह लें या इतना लैक मेच्योरिटी लैक करनी चाहिए कि वो किसी के बातों में आकर बटन दबा दे और कहे कि मुझे तो इसने कहा था हुँ, बटन दबा दो तो मैंने दबा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। जरूर दुनिया में आप कन्वर्ज करते हैं नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन आप किसी के लिए हॉस्टेज बन के अपना बटन उनके कहने पे नहीं दबाते। वो भी हमें देखना चाहिए कि उनको रियलाइज होना चाहिए। दैट इज वाई आपने देखा उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ वहां पे जो पॉपुलैरिटी गिरने की बड़ी वजह यही है कि अब रियलिज्म आया है अमेरिकी लोगों में। मैं बात करता रहता हूँ कुछ दोस्तों से, रिपब्लिकन में भी हैं, डेमोक्रेट भी वहां पे हैं। वो कहते हैं हमें अफसोस ही ये बात है कि हमारी जंग अब रही नहीं है, ये इसराइल की जंग बन रही है। ये अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, इस जंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है अमेरिका की साख, और जो अमली तौर पे हम देख रहे हैं कि इजराइल को निशाना बनाया ईरान ने। दूसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो मिडल ईस्ट का हुआ है। जो गल्फ़ ममालिक हैं उन्होंने बड़ा भारी कीमत चुकाई है अमेरिका का साथ देने की, या कुछ किसी हद तक इजराइल को सपोर्ट करने की, या उसका फैसिलिटेटर बनते हुए। आपको लगता है कि टोटली जो सिनेरियो है, अगर ये अमन मुआहिदा हो जाता है या अगर खुदा न खास्ता नहीं भी होता, तो दोनों सूरतों में अब अमली तौर पे कोई तब्दीली देखी जाएगी इनकी स्ट्रेटजी में, इनकी सोच में? क्योंकि अब हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि यूएई जो है उसका कुछ एहसास तो उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन भारत के साथ उसकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। जो वहाँ पे आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है जीती साहब? अली, देखिए, दो डायमेंशन है ये जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के इस वक्त और इसराइल के इस एरिया में क्या इंटरेस्ट है। वो एक नंबर वन ये है कि ट्रेडिशनली तो ये मुल्क समझते रहे कि अमेरिका हमें बचाएगा। लेकिन उनको बचाने की हद तक तो ठीक समझ आती थी, लेकिन उनको ये ईरान की जो न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है उसका भी अंदाजा नहीं था। अब एक तरफ वो अमेरिका से कंफर्टेबल नहीं हुए क्योंकि अमेरिका ने वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं दी, लेकिन उससे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है या इनसिक्योरिटी है वो ईरान ने पैदा कर दी है उनके मुतालिक। यानी ईरान के मुतालिक ये मिडल ईस्ट के ममालिक कुछ अरसा पहले तक ये नहीं सोच सकते होंगे कि वो ये इतनी स्टेबलाइज्ड क्रेडिबल थ्रेट बन जाएगा। जी। तो एक ये न्यू डायमेंशन चेंज हुए हैं जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बढ़ना, जब पिछली दफा याद है जब आपको सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जी, मुआहदा किया था तब भी और हुआ था यूएई ऐसा। ने इंडिया से कर लिया था, तो मैं तब भी ये ऐसा सरप्राइज हुआ था पाकिस्तानी लोग। हम असल में इस्लामिक ब्रदरहुड में बहुत ज्यादा तवक्कुआत कर लेते हैं कि दूसरे की नेशनल इंटरेस्ट हर दफा पाकिस्तान की तरफ कन्वर्ज करनी चाहिए। ऐसा होता बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। हर मुल्क अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। सऊदी अरब में भी बिल्कुल सही। 28 लाख मेरा ख्याल इंडियन काम करते हैं। जी। तो